नमस्कार। बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत समाहित पाठ्य पुस्तकों में से हमने अभी तक मूल पाठ का अध्ययन किया, गौरा बादल चरित्र का, चरित्र चौपाई का, और उसके बाद अब हम ढोला मारूरी कथा का जो काव्यात्मक रूप है ढोला मारूरा दूहा, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसकी मूल कथा को हम पहले देख चुके हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि व्याख्या के लिए हमारे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 101 जो इसके छंद हैं उनमें से ही आएगा प्रश्न, और जो कथा आधारित प्रश्न है, आलोचनात्मक प्रश्न है, समीक्षात्मक प्रश्न है, परिचयात्मक जो प्रश्न है, उनका आधार संपूर्ण कथा रहेगी। यहां जो हमारी कथा प्रारंभ हुई थी उसमें पूगल के राजा पिंगल राव का नरवरगढ़ के राजा नलराज के यहाँ अकाल के समय आना, वहां उनका रहना, नलराज के द्वारा उन्हें राज्योचित सम्मान देना, उसके पश्चात नलराज के राजकुमार ढोला, जिसका मूल नाम सालेह कुमार है, उसको देखकर पूगल की रानी का मोहित होना और अपने पति को ये कहना कि ये इतना अच्छा सुंदर राजकुमार है, और अपनी जो राजकुमारी है मारवाणी, जो पद्मिनी स्वरूपा है, उसका विवाह हमें इस राजकुमार के साथ कर देना चाहिए। ढोला की उम्र उस समय 3 वर्ष है और मारवाड़ी की उम्र 1.5 वर्ष है। रानी ये कहती है कि बहुत ही सुंदर और सरीखी जोड़ी जुड़ जाएगी और हमें यह विवाह संपन्न कर देना चाहिए। राजा पूगलगढ़ का जो पिंगल राव है वह इसके लिए तैयार नहीं होता, और वह ये कहता है कि आज हम कष्ट के समय आए हैं और इनके राज्य में आए हुए हैं, ऐसे समय हमें अपनी पुत्री की विवाह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिंगल राव की पत्नी रानी जिद पर अड़ जाती है, हठ कर लेती है, और उस हठ के आगे राजा पिंगल राव को मानना पड़ता है और ढोला और मारू का विवाह संपन्न हो जाता है। यहां स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्दल में विशेष उत्साह होता है। वर्दल में विवाह में विशेष उल्लेख का इसलिए संकेत किया गया है कि उन्हें पद्मिनी स्वरूपा मारवाणी ढोले की पत्नी के रूप में मिली थी। कुछ समय पश्चात पिंगल राव के राज्य में पुनः सुकाल हो जाता है और वह अपने राज्य में लौट आता है और अपने साथ उस बालिका को भी लेकर आ जाता है, और वो उसके लाने का कारण यह है कि अभी वह छोटी बच्ची है और इसलिए उसे विवाह में, उसे ससुराल में नहीं रखा जाता। अब समय बीतता है और समय के साथ मारवाणी युवा अवस्था को प्राप्त करती है, और युवा अवस्था प्राप्त करने के साथ ही उसके मन में प्रेम का स्फुरण होता है और उसे अपने प्रियतम के प्रेम की कमी या उसकी अनुभूति होने लगती है। उसे लगता है कि मेरा कोई प्रियतम होना चाहिए है, और उसकी स्मृति भी उसके मन में जागृत हो जाती है। यहां तक का प्रसंग हमने देखा था। आज
उसके आगे को देकर। और यहां कवि ने एक मन स्थिति का, व्यक्ति की मन स्थिति की ओर संकेत किया है कि जब कोई बात हमारे मन में या धारणा जब कोई मन में आ जाती है और उस धारणा के चलते जब हम उसी बात पर निरंतर चिंतन करने लग जाते हैं और उस निरंतर चिंतन में उस बात के प्रति जो हमारा भाव होता है, वह भाव, वह विचार बहुत सुदृढ़ होता जाता है। और एक समय, एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जब हम उस भाव की चरम स्थिति पर पहुंच जाते हैं। और यहां भी वह युवावस्था को प्राप्त कर सकती है। उसके मन में प्रेम का स्फुरण जागृत हो चुका है और उस युवावस्था में प्रेम का स्फुरण जागृत होने के कारण वह प्रेम की चरम स्थिति पर पहुंच गई। क्या कहा है कवि ने, और उसका कारण भी कवि ने, जैसे मैंने स्पष्ट किया अभी, कि वह क्योंकि उसी बात का चिंतन कर रही है, उसी प्रेम के श्रृंगार के चिंतन में लगी हुई है, इसलिए उसमें चिंतन करने के कारण वह जो भाव है, उस भाव में उसकी निरंतर दृढ़ता, उस विचार के प्रति वह परिपक्व हो गई और वह उस प्रेम की स्थिति के चरम शिखर पर पहुंच गई। यहां कहा, जिम जिम मन अमले किए तार चढ़ंती जाय, तिम तिम मारवणी तनई तन तरना पौथा। और निरंतर प्रेम का चिंतन करने के कारण जिम जिम मन अमले की, अमल करने का मतलब उस पर लग जाना, उसमें ही रत हो जाना, उसी में ही अपना ध्यान केंद्रित कर। तो वहां उसने अपना ध्यान केंद्रित प्रेम के ऊपर किया है, इसलिए तार चढ़ती जाए कि वह उसके चरम सीमा पर पहुंच गई है। तिम तिम मन, तिम तिम मारवणी तनई, और ठीक वैसे उसका मारवणी का जो तन है, मन है, तन तरना पौथा है, उसके शरीर में भी वही युवावस्था, तन तरना पौथा है, वह युवावस्था होता। अर्थात अब कवि इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि वह मारवणी तन और मन से पूर्ण युवा और प्रेम के प्रति समर्पित हो चुके हैं और उसका भाव जो है वह केंद्र प्रेम पर पूर्ण रूप से समर्पित है। अब उसकी शारीरिक सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का वर्णन किया। रूप सौंदर्य में जो हमारे भारतीय साहित्य परंपरा में, संस्कृत साहित्य परंपरा में जो उपमाएं रूपक दी जाती है, ठीक उसी का निर्वाह भी यहाँ भी किया गया है। हंस चल कदली हजन कटिकी हर जिम खीर, मुख शिशि हर कंजल रयन, कुछ सीपल कंठ भी। हंस चलन, वह हंस की गति से चलती है। हंस चलन, उसकी गति में हंस के समान स्थिरता है, रम्यता है। कदली हजन, केले के वृक्ष में जो सुचिकनता होती है, सीधापन होता है, ठीक वैसे ही उसकी भी जांघें वैसी है। कटी की हर जिम, कमर सिंगलंकिनी। सिंगलंकिनी का मतलब होता है वह कमर उसकी शेर की समान पतली होती है और ऐसा माना जाता है उस पतली कमर के कारण ही शेर जो है वो इतनी तीव्रता से गति या प्रहार कर पाता है। और यहाँ भी वह भी ऐसे ही यहाँ गति कर रही है। मुख शिशिर, मुख चंद्रमा के समान है और खंजन नयन, और आंखें बड़ी बड़ी आंखें। खंजन पक्षी के लिए माना जाता है वह बादलों की प्रतीक्षा करता है। चातक पक्षी खंजन, और इसलिए उसकी आंखें खुली हुई होती है। मुख शिशिर खंजन है, कुछ सीपल कंठ, और उसका स्थल भी पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। और युवावस्था में जो उसके वक्ष स्थल की विशेषता, वो समस्त वक्ष स्थल की विशेषता उसमें बताइए, कठोरता, सुडौलता और पूर्ण रूप से विकसित। और कंठ वीर, और कंठ में मधुरता। यहाँ कंठ यानी गले से नहीं अभिप्राय, उसमें गले से निकलने वाली जो आवाज है मधुरता, उसमें मधुरता का समावेश हो गया है। हंस चलन कदली हजन कटिकी हर जिम खेल, मुख शिशिया खंजन नयन, कुछ सीपल कंठ। ये उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और कवि यह कहना चाहता, मैंने आपको जो कहा
यहाँ जितनी रूपक और उपमाएं दी गई हैं वो सभी हमारी भारतीय संस्कृति के अन्य भाषाओं में जो परंपराएं दी हुई हैं उन्हीं परंपराओं का यहाँ भी निर्वाह किया गया है। और ऐसी वह सुंदरी जो इतने अनुपम रूप सौंदर्य को धारण किए हुए है और जिसका मन प्रेम में सराबोर है, जिसका हृदय चरम की प्रेम की चरम अवस्था पर पहुंचा हुआ है, उस चरम अवस्था की स्थिति में वह सोई हुई है और उस सोए हुए सेज पर सोते हुए उसके मन में वह प्रेम का प्रस्फुटन होता है और उसके मन में अपने प्रियतम के प्रति भाव जागृत, आपसे मिलने का भाव जागृत, मिलने की इच्छा, मिलने की कामना, मिलनोत्कंठा जागृत होती है। देखिए क्या कहा, असई आ रखई मानवी। देखिए कवि कितना वर्णन किया। पहले उसने दो बातें लिखी कि प्रेम के भी चरम स्तर पर पहुंची है, सौंदर्य के भी चरम स्तर पर पहुंची हुई है और पूर्णतः युवा है, पूर्णतः उसने स्वस्थ है, तन और मन से वह पूर्ण स्वस्थ हो चुकी है। और ऐसी अवस्था में ऐसे ही आरेखी मानव, जैसे ऐसा इसका जिसको आरेखन किया गया है, जिसका ऐसा वर्णन किया गया, ऐसे ही आरेखी मानवी और ऐसी मानवणी सूती सेज बिछाई। और ऐसी अवस्था में वह नायिका सोई हुई है, सूती सेज बिछाए, वो सेज बिछाकर सोई हुई है। और जब निद्रा अवस्था में प्राप्त करती है, जो हम ये कहते हैं जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, उस जागृत अवस्था में जो हमें भाव दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी वे ही भाव, या हम जो स्वप्न देखते हैं, जो भाव हमारे मन में घूमते रहते हैं, जो विचार घूमते रहते हैं, स्वप्न में भी वे ही विचार उन्हें अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारा चिंतन, अवचेतन मन भी उन्हीं विचारों में गति करता रहता है। तो उसने कहा, असई आरखई मारवी सूती सेज बिछाई, साले कुंवर सुपने ही मिली होगी, कहीं सोने ही मिली होगी। तो वह साले कुमार उसे स्वप्न में आकर दिखाई देता। मैंने आपको कहा ये प्रेम की चरम अवस्था में है, पूर्णतः युवा हो चुकी है और उसके मन में प्रेम के भाव का प्रस्फुटन हो चुका है। ऐसी अवस्था में उसके प्रियतम का स्मरण होना, प्रियतम की कामना होना एक स्वाभाविक बात है। और जब वह कामना स्वप्न में दिखाई दी तो उसे एक काल्पनिक नायक, एक काल्पनिक पुरुष उसके स्वप्न में आता है। यहां तो कवि ने लिख दिया वह काल्पनिक पुरुष साले कुमार है जो उसे स्वप्न में दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में उसके मन और मस्तिष्क में, उसकी स्मृति में उस साले कुमार का चित्र नहीं है, क्योंकि वो तो जब विवाह हुआ तब 1.5 वर्ष की थी और उस 1.5 वर्ष की अवस्था में उसने अपने पति का दर्शन तो किया हो, लेकिन क्या 1.5 वर्ष की बालिका के कोई स्मृति हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसी अवस्था में जिस पुरुष का उसने दर्शन किया, जिस स्वप्न में जिस पुरुष की परिकल्पना की, वह काल्पनिक है। तो असई आरखई मानवी सूती सेज बिछाई, साले कुमार सपने मिले, स्वप्न में उसे मिलाई देता है और स्वप्न में वह अपने साले कुमार से मिलती है। और जब स्वप्न में, खुशी में या दुख में या आक्रोश में जब व्यग्रता होती है तो नींद जाग जाती है। यहां भी इसके प्रेम में व्यग्रता है, तो स्वप्न एकदम उत्साहित होती है अपने उस कल्पना पुरुष को अपने स्वप्न में देखकर। तो साले कुमार सपने मिले, जागी निशा सौखाए, और वो एकदम सांस छोड़ती हुई अति उत्साह से जाग कर खड़ी हो जाती है। जागी निशा सौखा, निश्वास छोड़ती हुई वह जागृत हो जाती है। असई आरखी मारवी सूती सेज बिछाई, साले कुंवर सुपने मिलिए, जागी निश्वास सौखा, वो निश्वास छोड़ती हुई जाग जाती है। तब वह जब जाग जाती है तो उसकी वह स्मृति जाग जाती है
क्योंकि स्वप्न तो जा चुका है, स्वप्न टूट चुका है, अब तो उसके सामने यथार्थ है। तो उस स्वप्न में जो उसने काल्पनिक पुरुष की, अपने नायक की जो परिकल्पना की, उसकी स्मृति उसे दिमाग में आती है, उसके मन मस्तिष्क में वह स्मृति जाग उठती है, और उस स्मृति के जागने के कारण उसके मन में भाव जागृत होते हैं, और वह स्मृति वह है कि वह अपने नायक से मिलना चाहती, और चूंकि मिल नहीं सकती क्योंकि नायक अब सामने है नहीं, तो उसकी स्मृति आ रही है वह, और स्मृति में जब उसका मिलन नहीं हो रहा है तो उसके मन में विरह का भाव जागृत। उलंबे सिर हथरा चाहंदी रस लुप्त, विरह महागण उमटियो था निहारे मुक्त। जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई चीज जब अपने हाथ से छूट जाती है तो कई लोग उस निराशा हताशा में अपने सिर पर हाथ दे देते हैं। यहां भी वही अपने उलंबे सिर हथड़ा, अपने हाथों को ऊंचा करके, अपने हाथों को उठाकर वो उसने अपने पीछे सर पर रख लिया। उलंबे सिर हथड़ा चांदी रस, क्यों है वह निराश, क्यों है हताश, क्यों है दुखी, क्यों है? क्योंकि जिसने जिस पुरुष की कल्पना की थी और जिस पुरुष का वो सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी, प्रेम की चरम अवस्था में उस पुरुष का सानिध्य जाना चाहती थी, लेकिन वह पुरुष तो स्वप्न के साथ ही छूट गया। तो ऐसी अवस्था में उलंबे सिर हथरा चाहंती रस लुप्त, वह रस लुप्त होकर प्रेम में मग्न होकर वह उस पुरुष का, उस काल्पनिक पुरुष का सानिध्य चाहती। उलंबे सिर हथरा चाहंती रस लुप्त, विरह महागण उमटियो, और उसके मन में वह विरह का भाव जागृत हो जाता है। विरह महागण उमटियो, उसके मन में विरह का भाव जागृत होता है। ताह निहारे मुक्त, और वह उस विरह से कैसे उसे मार्ग मिल सकता है, उसकी मनोकामना कैसी पूरी हो सकती है, वह इस बात को ढूंढने लग जाती है। या वह देखती है मेरा यह विरह कब समाप्त होगा और कब मुझे अपने प्रियतम से मिलना होगा, मिलने का अवसर प्राप्त होगा। जिस स्वप्न में मैंने जिस काल्पनिक पुरुष के दर्शन किए हैं, उस काल्पनिक पुरुष का, उस नायक का मुझे सानिध्य सुख या उसका प्रेम मुझे कब मिलेगा। इसलिए वह नायिका विरह महागण उमटियो ताह निहारे मुक्त, वह उस विरह की से बाहर आने के लिए उसकी थाह को, उसकी गहराई को देखने लगती है, और यह सोचती है कि मुझे इस विरह से कब मुक्ति मिलेगी। आगे भी यही कहा, उलंबी सिर हथड़ा चाहंदी रस लुप्त, ऊंची चढ़ी चातरंग ज्यों मांग निहारे मुक्त, और वो सोचती है कि मेरा प्रियतम मेरे रास्ते में होगा। इसलिए जब हम भी कभी कभी क्या होता है, जब किसी की प्रतीक्षा करते हैं और उस प्रतीक्षा में उसका राह देखते हैं, तब अपने पंजों पे खड़ा हो जाते हैं। और यहां भी वही कर रही है। उलंबी सिर हथड़ा चाहंदी रस लुप्त, वो अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहती है। उलंबी सिर हथड़ा ऊपर भी आ चुका है। ऊंची चढ़ी चातरंग ज्यों, वो ऊपर चढ़ के, मैंने आपको कहा ऊपर चढ़ने का अभिप्राय क्या है, अपने पांव पे खड़े होकर ऊंचे देख रही है, कहीं मेरा प्रियतम आता हुआ दिखे, कहीं मेरा प्रिय आता हुआ दिखे, इसलिए वो उस मार्ग की ओर ऊंचे होकर देख रही है। ऊंची चढ़ी चातरंग ज्यों, चातक पक्षी, मैंने आपको कहा चातक पक्षी बादलों की ओर देखता है, वह बादल की बूंद को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो चातक पक्षी उन बादलों की ओर देखता है, ऊपर मस्तिष्क करके, अपनी निगाह को और दृष्टि को ऊपर करके। ठीक उसी प्रकार यह मारवणी भी उस बादलों को देख रही है। ऊंची चढ़ी चातरंग ज्यों मांग निहारे मुक्त, वह मुग्धा नायिका अपने प्रियतम के मार्ग को देख रही है। कवि अपनी ओर से कहता है, क्या कहता है, देखिए, थाह निहारे दिन गिनाई, जो भी आया था साह उसको देख रही है कि प्रेम मेरा कब, प्रेम में ये विरह जो है, वियोग है, ये कब समाप्त होगा। ताह निहारे दिन गिनाई, और दिन को भी गिनती जा रही, दिन गिनाई।
उस प्रतीक्षा को देख रही, वो देख रही है, था नियाले दिन गणी मारू आशा लुप्त। वो मारवणी आशा में कभी मेरा प्रियतम आएगा, कब मेरा उससे मिलना होगा। लेकिन कवि क्या कहता है कि वह तो प्रेम मग्न होकर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, अपने नायक की, अपने कल्पना पुरुष की प्रतीक्षा कर रही है, और यह भी सोच रही है कि मेरा यह अवश्य ही, यह जो मेरी विरह वेदना है वह समाप्त होगी, वह विरह का भाव समाप्त होगा और मैं अपने प्रियतम से मिलूंगी। लेकिन कवि क्या कहता है? कवि कहता है यह मुग्धा नायिका, यह भोली नायिका यह नहीं जानती कि इसका प्रियतम तो परदेश में है और वो बहुत दूर है, और वो परदेश में उससे मिलने के आने के लिए मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं और वो बाधाएं बहुत मुश्किल से दूर होगी। इसलिए उसने कहा परदेश से घांगल घना विखौ न जाने मुग्ध। कवि कहता है यह मुग्धा नायिका उस मार्ग की कठिनाइयों को नहीं जानती कि उसको यहाँ पहुंचने में, मारवणी से मिलने में उसको बहुत कष्ट होगा और उस कष्ट को पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने कहा कि वो परदेश से घांगल घना विखौ न जाने मुग्ध। वह मुग्धा नायिका इस कष्ट को नहीं जानती कि वह उसकी कष्ट कब पूरा होगा। और ऐसी स्थिति में उसे अब जब उसके प्रियतम में कल्पना है तब उसे उसकी स्मरण हो आता है, वह वियोग सताने लगता है और वह वियोग की अवस्था में रुदन करने लगती है, विलाप करने लगती है। और क्यों? क्या होता है? प्रकृति के उपादान है। प्रकृति के उपादान किसको कहे? पेड़ों को, नदियों को, संध्या को, सूर्योदय को, रात्रि को, बादलों के आने को, फूलों को, बादलों के गरजने को, बिजलियों को कड़कने के, फूलों के बहने को, हवा के चलने को, ये सभी प्राकृतिक उपादान। और ये जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, ये प्राकृतिक उपादान हमारे संयोग में हमारे सुख को बढ़ाते हैं। और यही प्राकृतिक उपादान जब हम दुख में होते हैं, जब विरह में होते हैं, जब हमारे वियोग में होते हैं, तब ये सभी प्राकृतिक उपादान हमारे लिए हमें उतना ही कष्ट देते हैं। तो उसने क्या कहा? थाह नियालय ऊनमियो उत्तर दिशा। यहां में आपको कहा बादलों का आना और गर्जना। यदि वह उस बादलों के गड़गड़ाहट में, उस भीनी भीनी बारिश में यदि अपने प्रियतम के साथ होती तो उसका प्रियतम का सानिध्य का सुख, उसके और इस बरसात का सुख उसके सुख को दुगना चौगना कर देता। लेकिन अब वह उसके साथ न होने के कारण वही उसे वेदना पहुंचा रहा है। ऊनम यो उत्तर दिशई गाज्यो गुहिर गंभीर मारवणी प्रिय संभर्यो नैने मूठो नीर। और उसका प्रियतम जो उसके पास नहीं है, उसकी स्मृति में उन बादलों को देखकर, बरसते हुए बादलों को देखकर उसकी आंखों में भी अपने प्रियतम को न पाकर उसके मन में जब उसकी प्रियतम की स्मृति सताने लगती है तो उनकी आंखों, उस मारवणी की आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है।